डिस्क्लेमर, ये स्टोरी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसका उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, घटना, स्थान लेखक द्वारा लिखी गई लिखकीय कल्पना है और इसे गंभीरता से न लें। धन्यवाद। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। सागर सिटी के फ्लैट में गर्मजोशी थी। राहुल शर्मा ने दरवाजा खोला और 2 शीशियां निकाली। कृति यादव ने हल्के से सुगंध खींची। कितनी प्यारी खुशबू। राहुल, ये हमारे लिए। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे लिए नहीं तो और किसके लिए? लाल वाली कृति की और पीली हिना की। वाह। कृति और हिना गुप्ता की आंखें खुशी से चमक उठीं। जल्दी ही 2501 नंबर का फ्लैट उत्सव में डूब गया। रात नींद से कोसों दूर थी। अगली सुबह आसमान साफ था। नाश्ते के बाद राहुल धीरे धीरे जयपुर विश्वविद्यालय की ओर बढ़ा। उस दिन विश्वविद्यालय में एक खास मेहमान आया था। जयपुर के बड़े अधिकारी जितेंद्र राव, कुलपति, डीन और कई प्रोफेसरों के साथ परिसर में थे। उनके पीछे कैमरों और माइक लिए पत्रकारों का झुंड था। सबने मिलकर नई लाइब्रेरी, आधुनिक प्रयोगशाला और चमचमाते जिम का दौरा किया। तभी जितेंद्र ने रुककर कहा, सुना है जयपुर विश्वविद्यालय में एक गणित का सितारा उभरा है। उसने न सिर्फ उच्च शिक्षा कप जीता बल्कि वैद्यनाथन अनुमान और युग्मभाज्य अनुमान भी सुलझाए। वह भले ही व्यस्त थे लेकिन इन उपलब्धियों का मतलब समझते थे। कुलपति शैलेंद्र मेहता ने कहा, जी ऐसा ही है। शानदार। जितेंद्र की आवाज में जोश था। उसने विश्वविद्यालय और जयपुर का नाम रोशन किया है। उसे जरूर सम्मानित करना चाहिए। शैलेंद्र ने जवाब दिया, आप ठीक कह रहे हैं। हमने स्कूल की ओर से 5 लाख रुपए का पुरस्कार तय किया है। जल्दी ही उसे दे देंगे। जितेंद्र की भौहें सिकुड़ीं। कोई बड़ा समारोह नहीं होगा। पत्रकारों के साथ साक्षात्कार नहीं। वैद्यनाथन और युग्मभाज्य अनुमान विश्व स्तरीय सवाल थे। इनका हल निकालने वाला छात्र विश्वविद्यालय और शहर के लिए गर्व था। जितेंद्र के लिए ये प्रचार का सुनहरा मौका था। लेकिन शैलेंद्र का जवाब उनके मन को नहीं भाया। डीन हरेंद्र सिंह ने आगे बढ़कर कहा, वह छात्र कैमरे से बचता है, इसलिए हमने ये सब रद्द कर दिया। जितेंद्र का चेहरा और सख्त हो गया। सम्मान मिला तो उसे दुनिया को दिखाना चाहिए। चुपके से पुरस्कार लेने से क्या फायदा? हमें उसे नमूना बनाना चाहिए, विश्वविद्यालय, जयपुर बल्कि पूरे देश के लिए। एक व्यक्ति से अनगिनत लोग प्रेरित हों, तभी उसकी उपलब्धि का असली मूल्य सामने आएगा। हम हर साल जयपुर के 10 उत्कृष्ट युवा चुनते हैं। क्यों? ताकि लोग उनसे सीखें। अगर छात्र को कैमरे पसंद नहीं तो आप शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं, उसे समझाना तो बनता है। जितेंद्र का लहजा गंभीर था। वह इस मामले को लेकर चिंतित थे। उन्हें हरेंद्र और शैलेंद्र का रवैया निराश कर रहा था। उपकुलपति विवेक गुप्ता ने मौके का फायदा उठाया। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारा मकसद एक प्रतिभा बनाना नहीं बल्कि अनगिनत प्रतिभाएं तैयार करना है। उदाहरण बनाना सबसे अच्छा तरीका है। पहले छात्र ने कैमरे से मना किया तो हमने कोशिश ही नहीं की। ये हमारी गलती है। विवेक शुरू से चाहते थे कि राहुल का साक्षात्कार हो, समाचार बने और विश्वविद्यालय की ख्याति बढ़े। लेकिन हरेंद्र और शैलेंद्र ने राहुल की इच्छा का सम्मान करते हुए ये रद्द कर दिया था। विवेक को ये बात खटक रही थी। अब जितेंद्र का समर्थन देखकर वह उत्साहित थे। जितेंद्र ने विवेक की ओर सराहना भरी नजर डाली। फिर बोले, वैसे मैं आज यहाँ विश्वविद्यालय देखने के साथ साथ उस छात्र को 5 लाख का पुरस्कार देने भी आया हूँ। जयपुर हमेशा प्रतिभाओं को महत्व देता है। ये पुरस्कार देना उनके लिए भी एक मौका था, लोगों के सामने अपनी छवि चमकाने का। विवेक ने उत्साह से कहा, मैं उनकी ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ। पत्रकारों के चेहरों पर खुशी थी। वे लंबे समय से राहुल की खबर का इंतजार कर रहे थे। विश्वविद्यालय ने पहले मना कर दिया था। आज का मौका उनके लिए अनमोल था। जितेंद्र ने पूछा, वह छात्र कहाँ है? विवेक ने सोचा, शायद कक्षा में होगा। सर, आप मीटिंग रूम में चाय लें, मैं उसे बुलवाता हूँ। हरेंद्र कुछ कहना चाहते थे लेकिन बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अब चुप रहना ही बेहतर था। सब मीटिंग रूम की ओर बढ़े। तभी दूर एक लंबी आकृति दिखी। हरेंद्र की आंखें सिकुड़ीं। राहुल शर्मा, जरा रुकिए। राहुल, जो पास से गुजर रहा था, रुका। जितेंद्र को नाम सुनकर कुछ याद सा आया। राहुल शर्मा, कहाँ सुना है? तारांकन। उन्होंने उस दिशा में देखा। राहुल की पीठ दिखी जो जानी पहचानी लग रही थी। राहुल धीरे धीरे मुड़ा। जितेंद्र की आंखें फैल गईं। ये वही है, तारांकन। कल की बात उनकी आंखों के सामने थी। जयपुर क्षेत्र के बड़े अधिकारी शंकर प्रसाद से मिलने गए थे। शंकर ने राहुल को कितना सम्मान दिया था, उसके बगल में बिठाया, खुद जाम उठाया और अपने सहायक को उसे सुरक्षित छोड़ने को कहा। जितेंद्र और बाकियों ने मन ही मन राहुल की हैसियत का अंदाजा लगाया था, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला था। और अब वह यहाँ था, जयपुर विश्वविद्यालय में। जयपुर विश्वविद्यालय का खेल मैदान दोपहर की गर्मी में तप रहा था।
धूल भरी हवा में बास्केटबॉल कोर्ट की लाइनों पर धूप की परछाइयां नाच रही थीं। राहुल शर्मा मैदान के किनारे खड़ा था, अपने सादे कुर्ते को हल्के से झाड़ते हुए। पास ही कृति यादव और हिना गुप्ता उससे कुछ देर पहले मिली थीं, जब उसने उन्हें इत्र की शीशियां दी थीं। उनकी मुस्कान अभी भी राहुल के मन में ताज़ा थी। तभी अमित यादव पसीने से तर हाथ में बास्केटबॉल लिए दूर से आता दिखा। उसके चेहरे पर वही शरारती मुस्कान थी जो हमेशा खेल के बाद उभरती थी। राहुल भाई, कब फिर से बास्केटबॉल खेलेंगे? पिछली बार की तरह मजा आएगा। राहुल ने हल्के से हंसकर जवाब दिया, मौका मिला तो जरूर खेलेंगे। अमित की आंखें चमक उठीं। ये बात मैंने पकड़ ली, तुम्हारे साथ खेलने का मजा ही अलग है। अमित ने मुड़कर देखा तो सामने हरेंद्र सिंह, विज्ञान विभाग के डीन, कुछ लोगों के साथ आते दिखे। उसने तुरंत सधे हुए लहजे में कहा, नमस्ते सर। हरेंद्र के साथ विश्वविद्यालय के कुलपति शैलेंद्र मेहता, उप कुलपति विवेक गुप्ता और जयपुर क्षेत्र के अधिकारी जितेंद्र राव भी थे। लेकिन अमित एक साधारण छात्र होने के नाते सिर्फ हरेंद्र को ही पहचानता था, क्योंकि कुछ दिन पहले हरेंद्र उसके हॉस्टल आए थे। राहुल को याद आया कि हरेंद्र ने उसे कुछ देर पहले फोन किया था। उसने पूछा, सर आपने बुलाया था? हरेंद्र ने जवाब देने से पहले एक पल रुका, जैसे कुछ सोच रहे हों। राहुल ने पहले ही साफ कर दिया था कि उसे साक्षात्कार पसंद नहीं। अगर अब फिर से जोर डाला तो शायद वह नाराज हो जाए। हरेंद्र को डर था कि कहीं राहुल जयपुर विश्वविद्यालय छोड़ न दे। आखिरकार राहुल शुरू में यहाँ का छात्र नहीं था और उसकी प्रतिभा को देखते हुए कोई भी विश्वविद्यालय उसे तुरंत ले लेगा। लेकिन विवेक गुप्ता, उप कुलपति, ने बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़कर कहा, राहुल, ये हमारे जयपुर क्षेत्र के अधिकारी श्री जितेंद्र राव हैं। वे प्रतिभाओं को बहुत महत्व देते हैं। जब उन्हें पता चला कि तुमने उच्च शिक्षा कप जीता और वैद्यनाथन अनुमान व युग्म भाज्य अनुमान सुलझाया, तो वे खुद तुमसे मिलने आए हैं। उनके साथ जयपुर न्यूज के पत्रकार भी हैं जो तुम्हारा साक्षात्कार लेना चाहते हैं। और हाँ, वे तुम्हें खुद पुरस्कार भी देना चाहते हैं। चलो उनसे मिलो। विवेक की आवाज में उत्साह था, जैसे ये कोई बहुत बड़ा मौका हो। पास खड़ा अमित यादव हैरानी से मुंह खोले सुन रहा था। जयपुर क्षेत्र का अधिकारी, जयपुर न्यूज का साक्षात्कार, ये तो बहुत बड़ी बात थी। राहुल ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। साक्षात्कार? मुझे साक्षात्कार देना पसंद नहीं। विवेक की मुस्कान एक पल के लिए ठिठकी। उसने सोचा, क्या उसकी बात स्पष्ट नहीं थी? राहुल ने इतने बड़े अफसर को सीधे ठुकरा दिया। ये तो जितेंद्र राव और विश्वविद्यालय का अपमान जैसा था। विवेक का चेहरा सख्त होने लगा और वह कुछ कहने ही वाला था कि जितेंद्र राव तेजी से आगे आए। राहुल को साक्षात्कार पसंद नहीं तो कोई साक्षात्कार नहीं होगा, जितेंद्र ने दृढ़ता से कहा। ये उसका हक है। साक्षात्कार से उसकी पढ़ाई और जिंदगी पर असर पड़ सकता है, जो हम नहीं चाहते। उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी को चौंका दिया। अमित की आंखें और चौड़ी हो गईं। हरेंद्र और विवेक एक दूसरे की ओर देखने लगे। साक्षात्कार न देना सही है। ये क्या बात हुई? क्या राहुल को रोल मॉडल नहीं बनाना था? क्या उसका सम्मान पूरे देश में नहीं फैलाना था? जितेंद्र ने भीड़ की हैरानी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने दूर खड़े पत्रकारों की ओर इशारा किया, सब रिकॉर्डिंग बंद करो। अगर राहुल की कोई तस्वीर ली है तो उसे तुरंत हटाओ। पत्रकारों ने जल्दी जल्दी अपने कैमरे चेक किए और तस्वीरें डिलीट कर दी। जितेंद्र ने राहुल की ओर मुड़कर हल्के झुकते हुए कहा, मैंने सुना था कि जयपुर में एक गणित का सितारा उभरा है। अगर मेरी वजह से कोई परेशानी हुई तो माफ करना राहुल। सभागार के किनारे खड़े लोग स्तब्ध थे। जयपुर क्षेत्र का अधिकारी एक छात्र से माफी मांग रहा था। ये क्या हो रहा था? राहुल ने जितेंद्र को गौर से देखा। उसे याद आया कि कल रात जयपुर रॉयल होटल में उनकी मुलाकात हुई थी। उसने शांत लहजे में कहा, आप बहुत विनम्र हैं सर। जितेंद्र ने तुरंत कहा, सर मत कहो, मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। अगर बुरा न मानो तो मुझे भाई कह सकते हो। सभी के मुंह और चौड़े हो गए। जयपुर क्षेत्र का अधिकारी राहुल को भाई कहने को कह रहा था। राहुल ने एक पल सोचा और मुस्कुराकर कहा, ठीक है जितेंद्र भाई। जितेंद्र के चेहरे पर खुशी छा गई। और मैं तुम्हें राहुल भाई कहूंगा। सबसे पहले बधाई हो राहुल भाई, वैद्यनाथन अनुमान और युग्म भाज्य अनुमान सुझाने के लिए जयपुर क्षेत्र की ओर से हमने तुम्हारे लिए एक छोटा सा पुरस्कार रखा है। कृपया इसे स्वीकार करो। उन्होंने राहुल को 5 लाख रुपए का चेक थमाया। राहुल ने चेक लिया और कहा, शुक्रिया जितेंद्र भाई। अरे शुक्रिया की क्या बात, जितेंद्र ने हंसते हुए कहा। फिर वे बातों में लग गए जैसे पुराने दोस्त हों। तभी जितेंद्र का फोन बजा। वह बातचीत में मशगूल थे, लेकिन कॉलर का नाम देखकर रुक गए। राहुल भाई 1 मिनट, मुझे ये कॉल लेना है। राहुल ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं जितेंद्र भाई। जितेंद्र ने फोन उठाया। क्या, ऐसा कैसे हुआ? ठीक है, मैं समझ गया। फोन रखते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। राहुल ने कहा, जितेंद्र भाई आप अपने काम निपटाएं, मुझे भी क्लास के लिए जाना है। जितेंद्र ने कहा, हाँ राहुल भाई।
जल्दी फिर मिलेंगे। वह तेजी से चले गए। हरेंद्र सिंह, शैलेंद्र मेहता और विवेक गुप्ता ने राहुल को गहरी नजरों से देखा, जैसे कुछ पूछना चाहते हों, लेकिन आखिर में उन्होंने सिर्फ नमस्ते कहा और चले गए। अब मैदान में सिर्फ राहुल और अमित रह गए थे, जो अभी भी हैरानी में डूबा था। राहुल ने उसके कंधे पर हल्के से थपकी दी। क्या हुआ अमित, क्लास नहीं जाना? अमित ने हड़बड़ाते हुए कहा, राहुल भाई, तुम तो कोई बहुत बड़ा आदमी हो। जयपुर का अधिकारी तुम्हें भाई कह रहा था। तुम कोई दिल्ली का बड़ा नाम तो नहीं? राहुल ने हंसते हुए कहा, दिल्ली का बड़ा नाम? मैं तो जयपुर का सुल्तान हूँ। अमित की आंखें और चौड़ी हो गईं, जैसे वह इसे सच मान बैठा हो। राहुल उसकी शक्ल देखकर जोर से हंस पड़ा। जयपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में दोपहर की शांति थी। राहुल शर्मा और अमित यादव अपने कमरे में लौटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे की खुली खिड़की से गर्म हवा आ रही थी और बाहर पेड़ों की छांव में हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अमित ने अचानक कुछ याद करते हुए जल्दी से कहा, अरे नहीं, आज तो प्रिया मैम की क्लास है। वह तुरंत साफ कपड़े लेकर बाथरूम की ओर भागा। कुछ ही पलों में बाथरूम से पानी की छप-छप और कपड़ों की रगड़ की आवाजें आने लगीं। अमित को प्रिया मैम की क्लास में पसीने की गंध के साथ जाना मंजूर नहीं था। राहुल ने अमित की हड़बड़ी देखकर हल्का सा मुस्कुराया। प्रिया मैम का नाम सुनते ही उसे कुछ दिन पहले उनके घर जाने की बात याद आई। उसका दिल हल्का सा धड़का। उसने कहा, आराम से अमित, जल्दी करने की जरूरत नहीं। लेकिन राहुल की बात का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा अमित और तेजी से नहाकर तैयार हुआ। कुछ ही मिनटों में उसने जूते पहने और बड़बड़ाया, पता नहीं राजीव शर्मा और मोहन गुप्ता ने सीट पकड़ी या नहीं। प्रिया मैम की हर क्लास में भीड़ रहती थी और आज भी कोई अपवाद नहीं था, लेकिन राजीव और मोहन ने पहले से ही 2 सीटें पकड़ रखी थीं। राहुल और अमित जैसे ही क्लास में बैठे, विश्वविद्यालय के कैंपस में घंटी बजी। प्रिया गुप्ता धीमे कदमों से क्लास में दाखिल हुईं। उनके आते ही पूरा कमरा शांत हो गया। जैसे जैसे प्रिया ने पढ़ाना शुरू किया, उनकी आवाज के उतार चढ़ाव के साथ छात्रों का ध्यान भी बढ़ता गया। उनकी बातों में एक अजीब सा जादू था। सभी छात्रों की नजरों में प्रिया एक प्रेरणा थी, चमकती, आकर्षक और ज्ञान से भरी। पलक झपकते सुबह की क्लास खत्म हो गई। छात्र अनमने मन से क्लासरूम से बाहर निकले। कैंटीन में हमेशा की तरह भीड़ थी। राहुल और अमित खाना लेने की लाइन में खड़े थे, तभी राहुल का फोन हल्का सा वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, 12 बजे का अलार्म। उसने फोन बंद किया और अमित की ओर मुस्कुराया। चल खाना खाते हैं। दोपहर की क्लास प्रोफेसर रमेश मेहता की थी। राहुल पिछले दिन देर तक पढ़ाई करता रहा था और सुबह प्रिया की क्लास में भी उसका ध्यान पूरी तरह लगा रहा। प्रोफेसर मेहता ने जैसे ही पढ़ाना शुरू किया, राहुल की आंखें भारी होने लगीं। कुछ ही पलों में वह कुर्सी पर सिर टिकाए सो गया। उसकी हल्की खर्राटों की आवाज क्लास में गूंजने लगी। क्लास में खर्राटे सुनकर सभी छात्रों की नजरें राहुल पर टिक गईं। कुछ ने हल्के से हंसने की कोशिश की, लेकिन तभी प्रोफेसर मेहता ने मंच से उतरकर राहुल की ओर कदम बढ़ाए। सभी को लगा कि अब राहुल की खैर नहीं। अमित, राजीव और मोहन उसे जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन प्रोफेसर मेहता ने आंखों के इशारे से उन्हें रोका। सबके आश्चर्य के बीच प्रोफेसर मेहता ने अपनी जैकेट उतारी और धीरे से राहुल के कंधों पर डाल दी, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले किया था। उनके मन में विचार आया, राहुल सचमुच पढ़ाई में जी जान लगाता है। रात भर जागकर पढ़ने की वजह से ही वह इतना थक गया होगा। प्रोफेसर मेहता ने धीमी आवाज में कहा, हम आज की क्लास दूसरी जगह लेंगे। बाहर निकलते वक्त शोर न करें। राहुल को सोने दें। छात्रों के चेहरों पर हैरानी थी। सोते हुए छात्र को डिस्टर्ब न करना, ये कैसी बात थी? लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे क्लासरूम खाली हो गया और राहुल की खर्राटों की आवाज खामोश कमरे में गूंजती रही। जब शाम की नर्म धूप खिड़की से छनकर राहुल के चेहरे पर पड़ी, तो उसने धीरे से आंखें खोलीं। सामने अमित, राजीव और मोहन खड़े थे, जो उसे घूर रहे थे। राहुल ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? राजीव ने हंसते हुए कहा, राहुल भाई, तुम प्रोफेसर मेहता के खास शिष्य तो नहीं हो? राहुल ने भौहें चढ़ाईं। खास शिष्य? उनका सरनेम मेहता है, मेरा शर्मा। ये क्या बात हुई? मोहन ने मजाक में कहा, फिर प्रोफेसर मेहता तुम्हें इतना प्यार क्यों करते हैं? राहुल ने अपनी जैकेट पर नजर डाली और समझ गया। उसने हंसकर कहा, शायद इसलिए कि मैं जरा ज्यादा मेहनती हूँ। तभी राहुल का फोन वाइब्रेट हुआ। उसने स्क्रीन देखी, प्रिया मैम का मैसेज था। राहुल, क्या तुम थोड़ी देर बाद मेरे ऑफिस आ सकते हो? राहुल ने फोन उठाकर दोस्तों को दिखाया और हंसते हुए कहा, देखा, मेहनत का फल मिलता है। प्रिया मैम भी मुझसे मिलना चाहती हैं। अमित, राजीव और मोहन की आंखें चमक उठीं। तीनों एक साथ चिल्लाए, राहुल भाई, तुम तो कमाल हो। राहुल उनकी शक्लें देखकर हंस पड़ा। प्रिया गुप्ता का ऑफिस राहुल के लिए अब नया नहीं था। वह कई बार वहां जा चुका था। ऑफिस में हल्की खुशबू थी, जैसे गुलाब और चंदन का मिश्रण। प्रिया अपने डेस्क पर कुछ लिख रही थीं।
राहुल को देखते ही उन्होंने सिर उठाया और पास रखे चाय के कप की ओर इशारा किया। पहले चाय पी लो, राहुल ने मुस्कुराकर कहा। थोड़ा प्यासा हूँ। उसने कप उठाया और एक घूंट लिया। चाय में तुलसी, इलायची और शहद का स्वाद था, नर्म और सुकून देने वाला। प्रिया ने एक कागज निकाला जिस पर गणित के घने समीकरण लिखे थे। ये हिस्सा तुमने कैसे हल किया? राहुल ने कागज देखा। ये वैद्यनाथन अनुमान का समाधान था जो उसने विश्वविद्यालय के सेमिनार में प्रस्तुत किया था। उसने एक खाली कागज लिया और विस्तार से कदम लिखने शुरू किए। 12 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ n 12 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ n1 इक्वल्स 6 n वर्ग जोड़ 6 n 6 n1 वर्ग जोड़ 6 n1 इक्वल्स 12 n। उसके अक्षर साफ और सुंदर थे, जैसे हर नंबर और चिन्ह एक कहानी कह रहा हो। प्रिया उसकी गंभीरता और लिखावट को देख रही थी। उनके मन में ख्याल आया कि राहुल सिर्फ गणित नहीं पढ़ता, वह उसे जीता है। उसका हर समीकरण एक कला की तरह था। वह धीरे से बोली, तुम्हारी ये मेहनत, ये कुछ खास है राहुल। राहुल ने सिर उठाया और मुस्कुराया। बस कोशिश करता हूँ मैम, आपके मार्गदर्शन के बिना ये मुमकिन नहीं था। प्रिया ने हल्के से सिर हिलाया और दोनों कुछ देर तक गणित की बारीकियों पर बात करते रहे। बाहर सूरज डूब रहा था और ऑफिस की खिड़की से आती नर्म रोशनी कमरे को और गर्म बना रही थी। जयपुर की सुबह धूल भरी सड़कों और हलचल से शुरू हुई। लोग अपने काम की ओर भाग रहे थे और ऑटो रिक्शा की हॉर्न की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। राहुल शर्मा अपनी मोटरसाइकिल पर जयपुर विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहा था। ट्रैफिक की वजह से उसे आधे घंटे से ज्यादा लग गया। विश्वविद्यालय पहुंचकर वह अपनी क्लास में गया। रात की पढ़ाई की थकान ने उसे जकड़ रखा था। उसने मेज पर सिर टिकाया और जल्दी ही नींद की गहराई में डूब गया। क्लास की घंटी की तीखी आवाज ने उसे जगाया। राहुल ने धीरे से आंखें खोलीं। बाहर धूप चमक रही थी और कैंपस में छात्रों की चहल पहल थी। कैंटीन में भीड़ थी जहां दाल और रोटी की महक फैली थी। राहुल, अमित यादव, राजीव शर्मा और मोहन गुप्ता एक साथ खाना खाने बैठे। खाते खाते राहुल का फोन हल्का सा कांपा। उसने स्क्रीन देखी। दोपहर के 12 बजे का समय था। तभी एक चमकदार नोटिफिकेशन दिखा, तारांकन लकी गिफ्ट। तारांकन। राहुल ने स्क्रीन टैप की। मैसेज एक के बाद एक आए। बधाई हो, आपको 200 रुपये मिले। बधाई हो, आपको 19,999 रुपये मिले। बधाई हो, आपको प्रोफेशनल केमिस्ट्री अनुभव मिला। बधाई हो, आपको 300 रुपये मिले। राहुल को कुल 50,198 रुपये और प्रोफेशनल केमिस्ट्री अनुभव मिला। उसके दिमाग में रासायनिक तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन जैसे जीवंत हो उठे। उसने मन ही मन सोचा, कल प्रोफेशनल इंग्लिश मिला था, पहले गणित और भौतिकी का अनुभव, अब केमिस्ट्री। क्या मैं सचमुच सुपर विद्वान बनने जा रहा हूँ? हॉस्टल की ओर जाते जाते राहुल का फोन फिर कांपा। ये नंदिनी गुप्ता का मैसेज था जो तनिष्क सुगंध की मालकिन थी। राहुल, हमने एक नया इत्र बनाया है, क्या तुम आज दोपहर हमारे ऑफिस आकर इसे देख सकते हो? राहुल को इत्रों से गहरा लगाव था। उसका प्रोफेशनल इत्र अनुभव उसे खुशबुओं की बारीकियां समझने में माहिर बनाता था। सुबह की नींद ने उसे तरोताजा कर दिया था। वह दोपहर की क्लास छोड़ने की सोच रहा था। उसने जवाब दिया, ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मुझे तनिष्क सुगंध जाना है, नंदिनी मैम ने बुलाया है। राजीव ने आंखें चौड़ी करके कहा, राहुल भाई, तनिष्क सुगंध की मालकिन, ये तो कमाल है। अमित ने मजाक किया, कब हमारी भी ऐसी किस्मत खुलेगी? मोहन ने हंसकर कहा, क्लास में सो जाओ, शायद सपने में कुछ मिले। राहुल हंसा और मोटरसाइकिल लेकर निकल गया। तनिष्क सुगंध का ऑफिस सेंट्रल टावर की 17वीं मंजिल पर था। लिफ्ट खुलते ही गुलमोहर और इलायची की खुशबू ने राहुल का स्वागत किया। रिसेप्शन पर एक सौम्य युवती थी। उसने पूछा, आपकी मदद करूं? राहुल ने कहा, मैं नंदिनी गुप्ता से मिलने आया हूं, मेरा नाम राहुल शर्मा है। युवती ने कहा, नमस्ते राहुल जी, मैम ने बताया था, इधर से चलिए। अनुसंधान केंद्र में कांच की बोतलें थीं, हर एक में अलग इत्र। नंदिनी कर्मचारियों के साथ काम कर रही थीं। दरवाजे पर दस्तक हुई। नंदिनी ने कहा, आइए। राहुल को देखकर वह बोली, राहुल, इतनी जल्दी आ गए, आओ हमारा नया इत्र देखो। फिर रुक कर कहा, पहले बैठो, चाय लोगे या कॉफी? राहुल ने कहा, नहीं, मैं प्यासा नहीं, पहले इत्र देख लेते हैं। उसने नंदिनी के हाथ में एक पीली कांच की बोतल देखी। यही नया इत्र है? हाँ, नंदिनी ने उत्साह से बोतल दी। राहुल ने ढक्कन खोला। एक मीठी ताज़ा खुशबू फैली। उसने कहा, पुदीना और गुलमोहर, ये ताजगी और मिठास देता है, युवा और प्यार भरा लगता है। नंदिनी हैरान थी, तुम एक बार में इतना सब कैसे बता देते हो? राहुल ने कहा, बनाने के कदमों और मात्रा में कुछ कमी है, अगर ठीक करें तो ये बड़े ब्रांड्स जैसा हो सकता है। नंदिनी ने जल्दी से पूछा, कहाँ कमी है?
क्या तुम इसे देखकर सुधार सकते हो? उनकी आवाज में उत्साह था। राहुल की बातें उनके लिए सत्य थीं। पिछले इत्र प्रदर्शनी में राहुल की सलाह ने उनकी कंपनी को नई ऊंचाइयां दी थीं। फिर नंदिनी ने रुककर कहा, मुझे माफ करना, शायद मैंने जल्दबाजी की। अगर समय न हो तो मैं बाद में देख लूंगी। राहुल को इत्र बनाना पसंद था। उसने कहा, समय है। अगर ठीक हो तो मैं प्रक्रिया देखना चाहूंगा। नंदिनी ने खुशी से कहा, बिल्कुल ठीक। उन्होंने राहुल को प्रयोग मंच पर ले जाया, जहां शंकु शीशियां, यूट्यूब, अल्कोहल लैंप और सामग्रियां थीं। उन्होंने कर्मचारियों से कहा, नया इत्र पूरी तरह बनाकर दिखाओ। केंद्र में 4 महिलाएं और 2 पुरुष थे। अजय मेहता ने हिचकते हुए कहा, मैम, ये हमारा गोपनीय उत्पाद है। नंदिनी ने सख्ती से कहा, राहुल की सलाह के बिना ये इत्र नहीं बनता। उसे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। प्रक्रिया दिखाओ। अजय ने काम शुरू किया। राहुल ने हर कदम ध्यान से देखा और सलाह दी। तनिष्क सुगंध के अनुसंधान केंद्र में सन्नाटा था जब नंदिनी गुप्ता की सख्त आवाज हवा में गूंजी। कर्मचारियों ने उनकी नाराजगी को भांप लिया और बिना एक शब्द बोले इत्र बनाने की प्रक्रिया में जुट गए। हर कदम को सावधानी से पूरा किया गया, जैसे कोई पवित्र अनुष्ठान हो। आमतौर पर एक तैयार इत्र बनाने में हफ्तों लग जाते, लेकिन तनिष्क सुगंध के पास शुद्ध फूलों के अर्क पहले से तैयार थे, जिसने समय की बचत की। 2 घंटों की मेहनत के बाद एक नई बोतल नए इत्र की चमकती हुई राहुल शर्मा के सामने रखी गई। राहुल ने बोतल को हल्के से उठाया, ढक्कन खोला और उसकी खुशबू को गहरी सांस में भरा। उसकी आंखों में एक चमक थी। मैं भी एक बनाना चाहूंगा, उसने शांत स्वर में कहा। नंदिनी ने उत्साह से जवाब दिया, मैं कर्मचारियों को तुम्हारी मदद करने को कहती हूँ। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। नहीं, मैं इसे अकेले कर लूंगा। वह प्रयोग मंच की ओर बढ़ा, जैसे कोई पुराना कारीगर अपने औजारों की ओर लौट रहा हो। उसने शंकु शीशियां, ड्रॉपर, बीकर और बाकी उपकरणों को सावधानी से साफ किया, हर चीज को क्रम में रखा। फिर उसने कच्ची सामग्रियां और घोल को गोल शीशी में डाला, हल्के से हिलाया, जिससे एक छोटा सा भंवर बन गया। यूट्यूब, सेपरेटरी फनल, डिस्टिलेशन फ्लास्क, एक एक कर उसने उपकरणों को जोड़ा, जैसे कोई चित्रकार अपनी कृति को अंतिम रूप दे रहा हो। फिर उसने गोल शीशी को अल्कोहल लैंप के नीचे रखा। नंदिनी ने पहले मदद इसलिए सुझाई थी क्योंकि उसे लगता था कि राहुल शायद सिर्फ सिद्धांत जानता है, व्यवहार में कमजोर होगा। लेकिन जैसे ही उसने राहुल के हाथों को चलते देखा, पूर्व प्रसंस्करण, मिश्रण, ठंडा करना, छानना, रंग सुधार, वह स्तब्ध रह गई। उसकी हर हरकत इतनी सटीक थी जैसे वह वर्षों से यही करता आ रहा हो। केंद्र में मौजूद कर्मचारी भी चुपचाप उसकी कारीगरी को निहार रहे थे। नंदिनी को याद आया कि उन्होंने एक बार एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को बुलाया था, लेकिन उनकी तुलना में राहुल कहीं आगे था। राहुल के हाथ किसी जादूगर की तरह चल रहे थे, जैसे वह इत्र नहीं बल्कि एक कालजयी कृति रच रहा हो। नंदिनी के मन में सवाल उमड़ा, राहुल, तुम सचमुच कौन हो? अचानक एक ताज़ा मनमोहक खुशबू हवा में फैली। नंदिनी का मन हल्का हो गया। राहुल एक हल्के पीले रंग की बोतल लेकर उनके सामने आया। उसका बनाया नया इत्र तैयार था। नंदिनी ने समय देखा, 90 मिनट। 6 कर्मचारियों को 2 घंटे लगे थे और राहुल ने अकेले सिर्फ 90 मिनट में ये कर दिखाया। नंदिनी का चेहरा आश्चर्य और खुशी से चमक उठा। राहुल ने कहा, ये मेरा बनाया नया इत्र है, पहले इसे सूंघ लो। नंदिनी ने जल्दी से बोतल खोली। एक गहरी लेकिन कोमल खुशबू हवा में फैली, जो मन को सुकून दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह फूलों के बगीचे में हो, जहां हल्की हवा उनके कानों को छू रही हो। वह उस खुशबू में खो गई, फिर उत्साह से बोली, ये तो अब तक की सबसे शानदार खुशबू है। राहुल, तुमने कमाल कर दिया। राहुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले कभी इत्र नहीं बनाया, आज बस कोशिश की। तुम्हें ज्यादा विनम्र होने की जरूरत नहीं। नंदिनी ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। पहले कभी इत्र नहीं बनाया। उसकी कुशलता किसी उस्ताद से कम नहीं थी। उसने पूछा, वैसे तुमने पिछले बार कहा था कि हमारे पास 7 इत्र हैं। नंदिनी ने उत्साह से सिर हिलाया। हाँ, मैं बाकी 6 इत्र लाती हूँ जल्दी ही। लाल, हरी, नीली, बैंगनी, सफेद और भूरी बोतलें राहुल के सामने थीं। राहुल ने एक एक कर बोतलें खोली, उनकी खुशबू सूंघी और कहा, इन इत्रों की सामग्री और प्रक्रिया में कुछ सुधार हो सकता है। नंदिनी की आंखें चमक उठीं। सचमुच, तनिष्क सुगंध के लिए ये इत्र सीरीज नंदिनी की मेहनत थी। राहुल ने पहले पीले इत्र को बेहतर बनाया था। अगर वह बाकी 6 को भी सुधार दे तो ये सीरीज बाजार में धूम मचा सकती थी। राहुल ने कहा, आज देर हो गई, मैं कल फिर आऊंगा। नंदिनी का चेहरा खुशी से भर गया। उसने कहा, आज देर हो गई है। राहुल, क्या तुम्हें रात के खाने के लिए समय है? राहुल ने सहजता से कहा, हाँ ठीक है। दोनों बाहर की ओर बढ़े। अनुसंधान कर्मचारी अजय मेहता ने उनकी ओर देखा, उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी थी। कुछ ही देर में राहुल और नंदिनी पास के तारांकन सुरभि प्राइवेट किचन तारांकन रेस्तरां पहुंचे।
रेस्तरां में छोटे छोटे तालाब और लकड़ी के पुल थे जो माहौल को शांत बनाते थे। व्यंजन खूबसूरत और स्वादिष्ट थे। राहुल ने संतुष्टि से सिर हिलाया। फिर उसने अपने गिलास में रेस्तरां की खास दारू डाली। उसने गिलास को हल्का सा हिलाया और धीरे से एक घूंट लिया। उसने आंखें बंद की, जैसे स्वाद का आनंद ले रहा हो। नंदिनी उसकी सादगी देख रही थी। राहुल की हर हरकत में एक अलग ही आकर्षण था। उसने गिलास नीचे रखा और कहा, ये दारू मुलायम और मीठी है, अच्छे अंगूरों से बनी है, लेकिन इसे और समय चाहिए था। स्वाद और गहरा हो सकता था। नंदिनी ने उसकी बात सुनी। उसकी आवाज में कोई दिखावा नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। उसने मन में सोचा, राहुल को न सिर्फ इत्र की गहरी समझ है, बल्कि दारू की भी। क्या कोई ऐसी चीज है जो वह नहीं जानता? नंदिनी ने कुछ देर बाद कहा, राहुल, मैं जानती हूँ तुम्हें तकनीकी निदेशक बनना पसंद नहीं, लेकिन तुम्हारे सुधार से तनिष्क सुगंध को बहुत फायदा होगा। मैं 10% शेयर तुम्हें देना चाहती हूँ तुम्हारी तकनीकी हिस्सेदारी के लिए। मुझे उम्मीद है तुम इसे स्वीकार करोगे। राहुल ने मना करना चाहा। वह कहना चाहता था कि उसने इत्र सिर्फ अपने शौक के लिए बनाया, लेकिन नंदिनी की गंभीरता देखकर उसने सहजता से कहा, ठीक है। अगले कुछ दिन राहुल शर्मा के लिए तनिष्क सुगंध के अनुसंधान केंद्र में बीते। वह हर दिन वहां जाता, कुछ नए इत्र बनाता, जैसे यह उसका जुनून हो। हर बोतल एक नई कहानी थी, हर खुशबू उसकी रचनात्मकता का प्रमाण। इसके साथ साथ राहुल ने नंदिनी गुप्ता को उनके 7 इत्रों की सीरीज के लिए सुधार के सटीक तरीके सिखाए। अब बस इन 7 इत्रों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करना था, विज्ञापन तैयार करना था और फिर उन्हें बाजार में उतारना था। आज हमेशा की तरह नंदिनी और राहुल पास के तारांकन सुरभि प्राइवेट किचन तारांकन रेस्तरां में रात का खाना खाने गए। शुरुआत में नंदिनी राहुल की प्रतिभा से प्रभावित थी, उसके इत्र की समझ, उसकी कुशलता। लेकिन समय के साथ उसका सम्मान गहरे विश्वास में बदल गया, जैसे राहुल सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि कुछ और बन गया हो। रात गहरा रही थी। तनिष्क सुगंध का कार्यालय शांत था जब एक साया चुपके से नंदिनी के ऑफिस में घुसा। उसने कंप्यूटर चालू किया और 7 इत्रों की सीरीज और तनिष्क सुगंध के सारे डेटा को एक हार्ड डिस्क में कॉपी कर लिया। स्क्रीन की हल्की रोशनी में उसका चेहरा दिखा। यह अजय मेहता था, अनुसंधान कर्मचारी। उस रात राहुल सागर सिटी नहीं गया। वह जयपुर विश्वविद्यालय के अपने हॉस्टल लौटा। कमरे में माहौल हल्का और खुशनुमा था। राजीव शर्मा लाइव प्रसारण देख रहा था और उसकी हंसी कमरे में गूंज रही थी। अमित यादव गेम खेल रहा था और मोहन गुप्ता किताब में डूबा था। राहुल ने पानी का एक घूंट लिया और अपने सिस्टम पर ध्यान दिया। स्तर LV5 पुरस्कार, हर सांस पर 20 रुपये, हर सेकंड की नींद पर 20 रुपये, हर कदम पर 20 रुपये। पुरस्कार हर दिन रात 12 बजे खाते में जमा होंगे। अपग्रेड के लिए खर्च राशि 75 लाख, 5 करोड़। उपहार, जुआ आदि शामिल नहीं। इसके अलावा सिस्टम से प्राप्त सभी वस्तुओं का व्यापार निषिद्ध है। कौशल, प्रोफेशनल कार ड्राइविंग, आकर्षण आभा 5% संभावना, प्रथम दृष्टि में प्रेम, अविस्मरणीय हिंसक सौंदर्य, शराबी सज्जन, पूर्ण एकाग्रता 10% संभावना, प्रेरणा की चमक, अकेडमिशन लेवल गणित अनुभव, प्रोफेशनल केमिस्ट्री अनुभव। पूंजी 16.1 करोड़। तभी राहुल का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखी। यह उसकी बहन रिया शर्मा का कॉल था। रिया, क्या तेरा चेहरा और गोल हो गया? राहुल ने मजाक में कहा। भाई, फिर वही बात, रिया ने नाराजगी से जवाब दिया। दोनों ने कुछ देर हल्की फुल्की बातें की। फिर रिया बोली, भाई, मम्मी पापा दादाजी के 70वें जन्मदिन की बात कर रहे हैं। क्या तुम इन 2 दिनों में गांव आ सकते हो? बिल्कुल आऊंगा, राहुल ने बिना हिचक जवाब दिया। उसके लिए यह कोई सवाल ही नहीं था। बचपन में जब उसका परिवार गरीब था, माता पिता कमाने के लिए बाहर चले गए थे। राहुल को पढ़ाने के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। तब से लेकर हाई स्कूल तक राहुल अपने दादा दादी के साथ गांव में रहा। उनके साथ उसका रिश्ता गहरा था। बाद में परिवार लखनऊ आ गया, लेकिन दादा दादी गांव की जिंदगी को छोड़ना नहीं चाहते थे। अब दादाजी का 70वां जन्मदिन था और राहुल इसे हर हाल में यादगार बनाना चाहता था। रिया ने हंसते हुए कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे भाई। वैसे मैंने राष्ट्रीय दैनिक में पढ़ा कि जयपुर विश्वविद्यालय के एक छात्र ने 2 विश्वगणित समस्याएं हल की और उसका नाम भी तुम्हारे जैसा है, राहुल शर्मा। राहुल की उपलब्धियों की खबरें इंटरनेट पर नहीं फैली थी क्योंकि उसने खुद इसे रोका था। जयपुर विश्वविद्यालय और क्षेत्र के अधिकारियों ने उसकी निजता का सम्मान किया, लेकिन राष्ट्रीय दैनिक ने उसका नाम जरूर छापा था। रिया को यह खबर पढ़कर हैरानी हुई थी। राहुल ने हल्के से हंसकर कहा, हाँ, वो राहुल शर्मा मैं ही हूँ। क्या? रिया की आवाज में हैरानी थी। वह जानती थी कि राहुल पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन विश्व स्तरीय गणित समस्याएं हल करना, यह उसके लिए अकल्पनीय था। राहुल ने फिर कहा, जो 2 समस्याएं हल हुई वो मैंने ही की। फोन पर लंबा सन्नाटा छा गया। रिया, राहुल ने पूछा। भाई, सचमुच? रिया ने संदेह भरे स्वर में पूछा।
सोने से भी ज्यादा सच, राहुल ने हंसते हुए कहा। अरे वाह, कमाल, रिया चिल्लाए। दादाजी के जन्मदिन की खबर सुनते ही राहुल का मन क्लास में नहीं रहा। उसने वैद्यनाथन अनुमान और युग्म भाज्य अनुमान हल करने के बाद से शिक्षकों से छूट ले रखी थी। फिर भी उसने अपने काउंसलर सुनील यादव को फोन कर छुट्टी के लिए सूचित किया। फिर उसने अपने माता पिता को फोन किया और कहा कि दादाजी के जन्मदिन के लिए रसोई और सामग्री की व्यवस्था वह खुद करेगा। वह चाहता था कि यह जन्मदिन भव्य और यादगार हो। राहुल सीधे तारांकन जयपुर रॉयल होटल तारांकन पहुंचा। कुछ दिन पहले उसने यहाँ खाना खाया था और साधारण व्यंजन भी बेहद स्वादिष्ट थे। उसे यकीन था कि यहाँ के रसोइये उसके दादाजी के जन्मदिन को खास बना सकते हैं। होटल में घुसते ही उसने वेटर से कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ। वेटर ने पहले हिचकिचाया। मैनेजर को ऐसे बुलाना आसान नहीं था, लेकिन राहुल को देखते ही उसे कुछ याद आया। कुछ दिन पहले राहुल यहाँ बड़े लोगों के साथ आया था। वेटर जल्दी से मैनेजर के ऑफिस की ओर भागा। थोड़ी देर में एक मध्यम आयु का व्यक्ति सोने की फ्रेम वाला चश्मा पहने तेजी से आया। उस दिन वेटर ने राहुल को सिर्फ एक झलक देखा था, लेकिन मैनेजर ने उसे पूरे समय देखा था। राहुल उन बड़े लोगों में इकलौता युवा था और वह आखिर में एक खास मेहमान के बगल में बैठा था। मैनेजर उसे कैसे भूल सकता था। नमस्ते, मेरा नाम संजय सक्सेना है। आप मुझे संजय कह सकते हैं। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मैनेजर ने हल्का झुककर आदर से पूछा। राहुल ने सीधे कहा, मेरा नाम राहुल शर्मा है। मेरे दादाजी का जन्मदिन है। मैं आपके होटल के कुछ रसोइयों को 2 दिन के लिए किराए पर लेना चाहता हूँ, एक भव्य भोज के लिए। क्या ये संभव है, संजय जी? अगर कोई और यह सवाल पूछता तो संजय शायद उसे डांट देता। होटल के रसोइये किराए पर, लेकिन राहुल के लिए उसका चेहरा खुशी से चमक उठा। उसने बिना हिचक कहा, राहुल जी, हमारे रसोइयों को चुनना हमारे लिए सम्मान की बात है। जयपुर रॉयल होटल की भव्य लॉबी में राहुल शर्मा के इंतजार में 3 मंझोले कद के रसोइये जल्दी ही आ पहुंचे। राहुल ने मैनेजर संजय सक्सेना से उनकी सेवाओं का भुगतान करने की बात की, लेकिन संजय ने विनम्रता से मना कर दिया। ये हमारा सौभाग्य है, राहुल जी, उन्होंने कहा। राहुल ने ज्यादा जोर नहीं दिया और रसोइयों के साथ निकल पड़ा। उनका अगला पड़ाव था तारांकन महाभोज बाजार तारांकन, जयपुर का सबसे शानदार सब्जी मंडी, जिसे स्थानीय लोग तारांकन नंबर 1 बाजार तारांकन भी कहते थे। नाम भले ही साधारण था, लेकिन यहाँ की हर चीज असाधारण थी। चमकते फल, ताज़ी सब्जियां और सबसे उम्दा मांस, यहाँ तक कि साधारण दिखने वाले अंगूरों की कीमत सैकड़ों रुपये थी। तीनों रसोइयों के चेहरों पर हैरानी थी। उन्हें पहले ही बताया जा चुका था कि वे एक जन्मदिन भोज की तैयारी के लिए आए हैं, लेकिन इस बाजार में इतने महंगे सामान देखकर उनके मन में सवाल उठने लगे। राहुल ने उनकी उलझन को भांप लिया और कहा, पहले 30 मेजों के लिए सामग्री खरीदो। हर मेज का मानक 1 लाख रुपये का रखो। रसोइयों के चेहरे पर फिर से आश्चर्य की लहर दौड़ गई। 1 लाख रुपये प्रति मेज, ये तो 5 सितारा होटल की सबसे शानदार दावत का स्तर था। और यहाँ वे घर के लिए सामग्री खरीद रहे थे। बीच में खड़े रसोइये ने हिचकते हुए पूछा, राहुल जी, 1 लाख रुपये प्रति मेज, इसमें पेय पदार्थ शामिल हैं? राहुल ने सिर हिलाया, नहीं, पेय अलग से। रसोइयों ने एक दूसरे को देखा, फिर बिना देर किए बाजार में घुस गए। बटेर, झींगा मछली, जापानी गोमांस, दूध से बना सुअर का मांस, बकरी का मांस, जैविक टमाटर, अंतरिक्ष में उगाई गई मिर्च, वे ऐसी सामग्री चुन रहे थे जो उन्होंने पहले कभी इतने करीब से नहीं देखी थी। आज वे अपने हुनर को आजमाने के लिए उत्साहित थे। राहुल भी रुक नहीं रहा था। उसने शानदार पेय पदार्थ और दारू चुनी। जब हिसाब हुआ तो कुल राशि 40 लाख रुपए थी। राहुल ने बिना पलक झपकाए कार्ड स्वाइप किया। तभी उसके दिमाग में एक सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो, इस 40 लाख रुपए के खर्च के लिए क्या आप 10 गुना रिबेट कार्ड का उपयोग करना चाहेंगे? राहुल ने मन ही मन पुष्टि की। कुछ ही पलों में उसका फोन हल्का सा कांपा। भारतीय स्टेट बैंक, 4 करोड़ रुपए जमा। राहुल ने ट्रक में लदे उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थों और पेयों को देखा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। तो मैंने न सिर्फ पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि कमाया भी, उसने मन में सोचा। सामग्री लादने की प्रक्रिया के बीच राहुल ने एक शांत कोना ढूंढा और अपने फोन पर नजर डाली। स्क्रीन पर 1050 लकी गिफ्ट्स चमक रहे थे। उसने हाल ही में फर्नीचर खरीदा, कुछ हल्के व्यंजनों का स्वाद लिया और इस दौरान कुल 65 लाख रुपए खर्च किए। हर 10,000 रुपए के खर्च पर एक लकी गिफ्ट खुलता था, लेकिन राहुल ने इन्हें जमा रखा था ताकि एक साथ 1000 खोले। आज 40 लाख और खर्च होने से कुल 105 लाख हो गए, यानी 1050 लकी गिफ्ट्स। राहुल ने बुदबुदाया, 1050 लकी गिफ्ट्स, देखते हैं क्या मिलता है। सभी खोलो। बधाई हो, आपको 2 रुपये मिले। बधाई हो, आपको 1000 रुपये मिले। अल्पविराम, बधाई हो, आपको हीरे की शतरंज की गोटी मिली। ये पारदर्शी, कोमल और असाधारण है। बधाई हो, आपको 4 रुपये मिले। अल्पविराम,
बधाई हो, आपको 10 गुना खर्च रिबेट कार्ड मिला। ज्यादा खर्च ज्यादा लाभ। बधाई हो, आपको 5 रुपये मिले। अल्पविराम। बधाई हो, आपको श्यामपुर थोक बाजार के 51% शेयर मिले। भारत के सबसे बड़े थोक बाजारों में से एक, उच्च गुणवत्ता और कम कीमत। अल्पविराम। बधाई हो, आपको कौशल 2 गुना कार्ड मिला। 1 घंटे के लिए किसी एक कौशल की क्षमता को 2 गुना कर सकते हैं। अधिक शक्तिशाली कौशल, अधिक आकर्षण। अल्पविराम। बधाई हो, आपको प्रोफेशनल हैकर विशेषज्ञता मिली। नेटवर्क संरचना को समझें, नेटवर्क समस्याएं हल करें और असाधारण आकर्षण दिखाएं। 1050 लकी गिफ्ट से राहुल को कुल 10.2 लाख रुपए, एक 10 गुना रिबेट कार्ड, श्यामपुर थोक बाजार के 51% शेयर, एक कौशल 2 गुना कार्ड, प्रोफेशनल हैकर विशेषज्ञता और एक हीरे की शतरंज की गोटी मिली। यह एक शानदार उपलब्धि थी। राहुल के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। अच्छी खेप, उसने कहा। उसकी नज़र सामने रखी चमकती शतरंज की गोटी पर पड़ी। मैं तो जौहरी की दुकान से दादाजी के लिए उपहार लेने की सोच रहा था। अब लगता है इसकी जरूरत नहीं। सारी सामग्री ट्रक में लद चुकी थी। राहुल अपनी मर्सिडीज बेंज जी के साथ आगे आगे चला, ट्रक पीछे पीछे, और वे लखनऊ की ओर बढ़े। दिल्ली में तारानकन शर्मा परिवार। तारानकन का आलीशान बगीचा हरे भरे पेड़ों और रंग बिरंगे फूलों से सजा था। शर्मा परिवार के मुखिया गोविंद शर्मा एक कप चाय के साथ अपने तोते को चिढ़ा रहे थे। उनकी आंखों में सुकून था। पिछले साल इस समय गोविंद बीमार थे, कमजोर और थके हुए, लेकिन अब वह स्वस्थ थे और इसका श्रेय राहुल शर्मा को था। राहुल ने उन्हें एक खास औषधि दी थी जिसने न सिर्फ उनकी जान बचाई बल्कि उनके पुराने रोगों को भी दूर किया। तभी उनके बेटे राकेश शर्मा पास आए और बोले, पिताजी, जयपुर से कुछ खबरें आई हैं। दिखाओ, गोविंद ने शांत स्वर में कहा। राकेश ने एक मोटा फाइल उनके सामने रखा। गोविंद ने धीरे धीरे पन्ने पलटे। उनका चेहरा, जो हमेशा शांत रहता था, हल्का सा हिला, फिर उनके होठों पर हैरानी भरी मुस्कान फैल गई। 2 विश्व स्तरीय गणित समस्याएं हल की, खबरों को दबाया और फिर शंकर प्रसाद के पोते को बचाया। राहुल, तुम मेरी सोच से भी कहीं आगे हो। राकेश, जो पास खड़ा था, चौंक गया। शर्मा परिवार की बुलंदी गोविंद शर्मा की दूरदर्शिता की देन थी। उन्होंने अपने जीवन में अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों को देखा था, लेकिन उनकी नजरें आसमान को छूती थीं। और अब एक 20 साल के युवा के लिए ऐसी तारीफ, यह अविश्वसनीय था। गोविंद ने बुदबुदाया, पहले मैं सोचता था कि राहुल से धीरे धीरे नजदीकी बढ़ानी चाहिए, लेकिन अब लगता है ये काफी नहीं। उन्होंने रुककर पूछा, राहुल के दादाजी का 70वां जन्मदिन 2 दिन बाद है ना? राकेश अभी भी अपने पिता की तारीफ के झटके में था। कुछ देर बाद उसने जवाब दिया, हाँ। गोविंद ने सिर हिलाया। राहुल ने मेरी जान बचाई। यह मेरा फर्ज है कि मैं खुद उनके दादाजी को जन्मदिन की बधाई दूं। राकेश के मन में तूफान उठ गया। शर्मा परिवार दिल्ली का एक शीर्ष परिवार था और गोविंद इसके मुखिया। सालों से गोविंद ने किसी के जन्मदिन पर जाने की बात तो दूर, बड़े बड़े समारोहों में भी शायद ही शिरकत की थी। और अब वे लखनऊ के एक गांव में राहुल के दादाजी के 70वें जन्मदिन पर जाना चाहते थे, जबकि गोविंद खुद लगभग 80 साल के थे। ये ख्याल ही राकेश को हक्का बक्का कर गया। लखनऊ के पास हरियाली गांव में बसी पहाड़ी बस्ती की सुबह सूरज की सुनहरी किरणों से शुरू हुई। 1 दशक पहले यहाँ तक पहुँचने का रास्ता सिर्फ एक तनपगडंडी था, जहाँ गाड़ी ले जाना असंभव था। बारिश में वह कीचड़ का गड्ढा बन जाता और पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता। उस समय गांव में गाड़ियां तो दूर की बात, सड़कें भी नहीं थीं। लेकिन अब समय बदल चुका था। गांव में 2 चौड़ी सीमेंट की सड़कें थीं और कई घरों के सामने चमचमाती गाड़ियां खड़ी रहती थीं। आज सुबह गांव के बीचों बीच एक छोटा सा बंगला उत्साह से भरा था। रमेश शर्मा, दया शर्मा और रिया शर्मा अपने अपने काम में जुटे थे। रमेश मेज साफ कर रहे थे, दया पानी उबाल रही थी और रिया शुभ और जन्मदिन के सजावटी अक्षर टान रही थी। कोई लाल लट्टू लटका रहा था तो कोई दीवारों को सजा रहा था। ये था राहुल शर्मा का पैतृक गांव, जहां उसने अपने जीवन के पहले 12 साल बिताए थे। रिया ने अपने पिता को टोका, पापा, वो जन्मदिन का अक्षर थोड़ा तिरछा है, जरा बाएं करो। हाँ, अब सही है। कुछ ही देर में बंगला रंग बिरंगे अक्षरों और लाल लट्टुओं से सज गया। पूरा घर उत्सव के रंग में डूब गया था। रिया ने फोन निकाला, कुछ तस्वीरें खींची और अपनी सजावट से संतुष्ट होकर मुस्कुराए। दया ने हल्की चिंता के साथ कहा, राहुल ने कहा था कि सामग्री और रसोई वह लाएगा, अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं देर न हो जाए। हाँ, ठीक कह रही हो, रमेश ने सहमति जताई। रिया ने हंसते हुए कहा, मम्मी पापा चिंता छोड़ो, भाई ने कहा है कि वह सब संभाल लेगा तो सब ठीक होगा। तभी सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर गांव में फैली और दूर से एक गाड़ी की आवाज गूंजी। एक चमकती मर्सिडीज बेंज जी और उसके पीछे एक ट्रक धीरे धीरे गांव की सड़क पर बढ़े। रिया ने उछलकर कहा, देखो भाई आ गया।
जयपुर शहर हरियाली गांव से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन राहुल को सामग्री खरीदनी थी और रसोइयों के लिए ठहरने की व्यवस्था करनी थी, इसीलिए वह पिछले दिन नहीं आया था। रिया ने उत्साह से पूछा, भाई पीछे वाला ट्रक क्या है? राहुल ने जवाब दिया, जन्मदिन भोज की सामग्री। तभी 3 रसोइये ट्रक से उतरे और सामग्री को सावधानी से नीचे लाने लगे। रमेश ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, आज हम बाहर खाना बनाएंगे। आखिरकार योजना के मुताबिक आज 20 से ज्यादा मेजों का भोज होना था। घर की रसोई में इतना खाना बनाना असंभव था। तभी बंगले के दरवाजे से एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। उनके बाल सफेद थे, कद पतला, लेकिन कमर सीधी और तनी हुई। वह धीरे धीरे चले। राहुल ने उन्हें देखा और उसका दिल भर आया। दादाजी, उसने उत्साह से पुकारा। ये थे राहुल के दादाजी, तारांकन लक्ष्मण शर्मा तारांकन। राहुल की यादों में दादाजी हमेशा हरे रंग का कोट या सादी सफेद कमीज पहनते थे, लेकिन आज जन्मदिन के मौके पर उन्होंने सफेद शर्ट पहनी थी और उनका चेहरा चमक रहा था। लक्ष्मण ने राहुल की ओर देखा और गहरी आवाज में कहा, राहुल तू आ गया। उनकी आवाज में वह कोमलता नहीं थी जो आम बुजुर्गों में होती है, लेकिन राहुल जानता था कि यह उनके प्यार की कमी नहीं थी। दादाजी का स्वभाव था बाहर से सख्त, भीतर से गर्म। यह उनकी फौजी जिंदगी का असर था। राहुल ने पूछा, दादाजी आपका स्वास्थ्य कैसा है? अब ठीक है, लक्ष्मण ने संक्षेप में जवाब दिया। तभी घर के भीतर से एक कर्कश लेकिन प्यार भरी आवाज आई, राहुल आया है ना? फिर छोटे बालों वाली चेकदार शर्ट पहने तारांकन सावित्री शर्मा तारांकन, राहुल की दादी, बाहर निकली। दादी, राहुल ने खुशी से पुकारा। जरा देखो मेरा राहुल अब कैसा है, सावित्री ने हंसते हुए कहा। उन्होंने राहुल का सिर सहलाया, उसका हाथ पकड़ा और फिर खुशी से बोली, राहुल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। दादाजी की सख्ती के उलट दादी का प्यार खुला और गर्म था। राहुल ने पूछा, दादी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तेरे दादाजी और मैं दिन में 3 बार भरपेट खाना खाते हैं, हर बार एक बड़ी कटोरी चावल। हम बिल्कुल ठीक हैं, सावित्री ने हंसते हुए कहा। राहुल का मन खुशी से भर गया, लेकिन उसे दादा दादी की पुरानी बीमारी गठिया याद थी, जो हर सर्दी में उन्हें तड़पाता था। उसने तुरंत सिस्टम से 20 लाख रुपए में 2 बोतल तारांकन खास औषधि तारांकन खरीदी। दादाजी, दादी इसे पीकर देखो, राहुल ने बोतलें देते हुए कहा। सावित्री ने उत्सुकता से पूछा, ये क्या है? एक खास पेय, सुना है इससे सेहत को थोड़ा फायदा होता है, राहुल ने जवाब दिया। सचमुच? फिर तो जरूर पीना चाहिए, सावित्री ने हंसते हुए कहा। लक्ष्मण ने बिना कुछ पूछे बोतल उठाई और एक घूंट में पी लिया। सावित्री ने भी पी लिया। राहुल ने राहत की सांस ली। अब उसे यकीन था कि दादा दादी की गठिया की तकलीफ खत्म हो जाएगी। फिर राहुल ने हीरे की शतरंज की गोटी निकाली और कहा, दादाजी आपको लंबी उम्र और सौभाग्य की शुभकामनाएं। लक्ष्मण ने गोटी को ध्यान से देखा और बोले, अच्छा है राहुल, तेरा दिल बड़ा है। सावित्री ने तारीफ की, कितनी खूबसूरत गोटी। तेरे दादाजी नई शतरंज चाहते थे, आज उनकी मनोकामना पूरी हो गई। उन्होंने कहा, अभी रिश्तेदार नहीं आए, कुछ देर खाली है। राहुल, अपनी नई शतरंज के साथ दादाजी के साथ एक खेल खेल ले। लक्ष्मण ने दरवाजे की ओर इशारा किया। चल राहुल, वहाँ शतरंज खेलते हैं। लक्ष्मण को महजोंग का शौक नहीं था, उन्हें खाली समय में शतरंज खेलना पसंद था। आज इतनी खूबसूरत गोटी देखकर उनका मन मचल उठा था। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है। दोनों दरवाजे की ओर बढ़े ही थे कि बाहर रसोइयों ने सामग्री को व्यवस्थित कर लिया और खाना बनाने में जुट गए। उनके चाकू हवा में चमक रहे थे जैसे कोई नृत्य हो। रिया ने ये नज़ारा देखा और हैरान रह गई। ये लोग खाना बना रहे हैं या तलवारबाजी कर रहे हैं, उसने मन में सोचा। लक्ष्मण ने भी रसोई की ओर एक नज़र डाली और तारीफ की, कमाल का हुनर। फिर वह बैठ गए और शतरंज की गोटियां सजाने लगे। लेकिन खेल शुरू होने से पहले ही बाहर से कदमों की आहट आई। एक समूह हंसते मुस्कुराते हुए बंगले में दाखिल हुआ। उनके हाथों में उपहार थे। दादाजी, आपको लंबी उम्र और सेहत की शुभकामनाएं। चाचा, जन्मदिन मुबारक। वे एक एक कर बधाई देने लगे। इनमें राहुल के चाचा, चाची और दूसरे रिश्तेदार थे। उनके आने से शतरंज का खेल टल गया। लक्ष्मण खड़े हुए और मुस्कुराकर बोले, आप सबने तकलीफ उठाई। अरे चाचा, ये क्या बात हुई, हमें तो आना ही था। रिश्तेदारों ने हंसते हुए जवाब दिया। रमेश, दया और सावित्री ने मेजबान की भूमिका निभाई। उन्होंने उपहार लिए, सबको बैठने को कहा और पानी पेश किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दया ने कहा। बैठिए, थोड़ा पानी पीजिए। हरियाली गांव की परंपरा थी कि रिश्तेदारों के आने पर पटाखे जलाए जाते थे। ये सम्मान और स्वागत का प्रतीक था। साथ ही ये गांव वालों को बताता था कि घर में कोई खुशी का मौका है। लेकिन जैसे ही रमेश पटाखे जलाने को तैयार हुआ, गांव के पश्चिमी छोर से पटाखों की आवाज गूंज उठी। वह रुक गया और सभी की नजरें उस ओर मुड़ गईं।
हरियाली गांव की पहाड़ी बस्ती में उस सुबह का उत्साह अचानक थम सा गया जब पश्चिमी छोर से पटाखों की आवाज गूंजी। रमेश शर्मा ही नहीं, दया शर्मा, लक्ष्मण शर्मा, सावित्री शर्मा और बाकी सब हैरानी से उस ओर देखने लगे। पहाड़ी बस्ती की परंपरा थी कि नए साल, त्योहारों या विशेष उत्सवों को छोड़कर पटाखे नहीं जलाए जाते। आज न तो कोई त्योहार था, न ही किसी की शादी की खबर थी। फिर यह आवाज कहाँ से? रिया शर्मा, जो अपने पिता के पटाखे जलाने की तैयारी में दूर खड़ी थी, दोनों कानों पर हाथ रखे इंतजार कर रही थी। जब उसने देखा कि रमेश रुक गए तो वह चिल्लाई, पापा क्या हुआ? पटाखे नहीं जलाएंगे? जलाएंगे, बिल्कुल जलाएंगे, रमेश ने जवाब दिया। उन्होंने सिगरेट जलाए और उसे पटाखों की लड़ी की बत्ती से छुआया। धूम, पटाखों की गूंज पूरे गांव में फैल गई। लाल रंग के टुकड़े हवा में बिखर गए और माहौल और जीवंत हो उठा। रिश्तेदारों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और हंसी मजाक से माहौल गर्म हो गया। तभी एक गोल-मटोल चेहरा वाला व्यक्ति कंधे पर मेज उठाए धीरे धीरे बंगले की ओर आया। उसने राहुल को देखा और उसकी आंखें चमक उठीं। राहुल, तू कब आया? मुझे बताया क्यों नहीं? वह चिल्लाया। ये था तारांकन चिराग गुप्ता। तारांकन राहुल का बचपन का दोस्त, जो उसके घर के पीछे रहता था। दोनों हम उम्र थे। पहाड़ी बस्ती में सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल था और हर कक्षा में एक ही समूह। राहुल और चिराग हमेशा साथ पढ़ते, साथ खेलते और गहरे दोस्त बन गए। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, बस अभी आया। दया पास आई और बोली, चिराग, तुझे तकलीफ हुई? तेरी मेज मांगी और तुझे खुद लाना पड़ा। पहाड़ी बस्ती में जब कोई उत्सव होता तो रिश्तेदार, दोस्त और गांव वाले सब खाने के लिए इकट्ठा होते। आमतौर पर सैकड़ों लोग आते और कम से कम 10 मेजों की जरूरत पड़ती। मेजबान के पास इतनी मेजें नहीं होती, इसलिए गांव वाले अपनी मेजें और कुर्सियां उधार दे देते। चिराग ने हंसते हुए कहा, चाची, ये क्या बात हुई? ये तो मेरा फर्ज है। रमेश ने पूछा। चिराग, अभी गांव के पश्चिम में पटाखे सुनाई दिए। वहां भी कोई उत्सव है क्या? चिराग ने जवाब दिया, हाँ, वो रवि गुप्ता का परिवार है। पता नहीं क्या हुआ, कल दोपहर अचानक उन्होंने कहा कि आज उनके दादाजी का 70वां जन्मदिन मनाएंगे। ये सुनते ही रमेश, दया, लक्ष्मण, सावित्री और बाकियों के चेहरों पर उदासी छा गई। यह कोई संयोग नहीं था, ये जानबूझकर किया गया था। रवि गुप्ता के दादाजी का नाम था तारांकन हरिप्रसाद गुप्ता। तारांकन उनके और लक्ष्मण शर्मा के खेत पड़ोस में थे। कई साल पहले एक भारी बारिश हुई थी और खेतों में पानी भर गया। लक्ष्मण ने फसलों को बचाने के लिए दोनों खेतों के बीच एक नाली खोदी ताकि पानी बह जाए, लेकिन इस नाली ने दोनों परिवारों के बीच सालों की दुश्मनी पैदा कर दी। हरिप्रसाद को लगा कि लक्ष्मण ने नाली खोदकर उनके खेत का पानी अपने खेत में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने गांव में तरह तरह की बातें फैलाईं। लक्ष्मण को बुरा लगा कि उनकी नेकनियति को गलत समझा गया। उन्होंने हरिप्रसाद से बहस की और तब से दोनों परिवारों में तनातनी शुरू हो गई। ये दुश्मनी सिर्फ खेत तक सीमित नहीं रही। जब लक्ष्मण के घर पोता हुआ तो हरिप्रसाद के घर भी पोता हुआ। जब लक्ष्मण ने शहर में मकान खरीदा तो हरिप्रसाद ने भी मकान लिया। ये प्रतिद्वंद्विता कभी खत्म नहीं हुई। शुरू में ये खेत के लिए थी, लेकिन अब यह इज्जत और अहम की लड़ाई बन चुकी थी। लक्ष्मण ने महीनों पहले गांव में बता दिया था कि वह आज अपना 70वां जन्मदिन मनाएंगे, लेकिन कल दोपहर हरिप्रसाद ने अचानक ऐलान किया कि वह भी आज अपना 70वां जन्मदिन मनाएंगे। ये साफ तौर पर चुनौती थी। दोनों जन्मदिन एक ही दिन। गांव वाले किसके यहाँ जाएंगे, यह उनके लिए एक पक्ष चुनने जैसा था। पहाड़ी बस्ती की परंपरा थी कि बड़े रिश्तेदारों का सम्मान पहले किया जाता है। अगर दो उत्सव एक साथ हों तो लोग आमतौर पर बड़े रिश्तेदारों वाले घर जाते हैं। लक्ष्मण के पास कोई खास रसूखदार रिश्तेदार नहीं थे, लेकिन हरिप्रसाद का बेटा लखनऊ में एक कंपनी का मैनेजर था और उनका भतीजा शिक्षा विभाग में बड़ा अधिकारी था। ये साफ था कि किसके रिश्तेदार ज्यादा प्रभावशाली थे। 70वां जन्मदिन जीवन में एक बार आता है। अगर आज लक्ष्मण के उत्सव में कोई नहीं आया तो यह उनकी इज्जत के लिए बड़ा धक्का होता। तभी गांव के पश्चिमी छोर की ओर शानदार गाड़ियां बढ़ने लगीं। मर्सिडीज, BMW, एक के बाद एक गाड़ियां हरिप्रसाद के घर की ओर जा रही थीं। फिर से पटाखों की आवाज गूंजी। गांव वाले उस ओर दौड़ पड़े। हरिप्रसाद के घर के सामने 6-7 लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं, जैसे कोई बड़ा मेला हो। जमीन पर पटाखों के अवशेष बिखरे थे, मानो लाल कालीन बिछा हो। गांव वाले मेजें और कुर्सियां उठाए उनके घर की ओर बढ़ रहे थे। लीलाधर चाचा, आप आए, बहुत शुक्रिया। किशन काका, तकलीफ उठाई, मेज कुर्सी भी लाए। आइए, चाय पीजिए। हरिप्रसाद का घर बाजार जैसा गुलजार था। आज हरिप्रसाद ने एक तंग टोपी और कुर्ता पहना था और उनके बाल खास तौर पर काले रंगे गए थे, लेकिन चेहरे की झुर्रियां और झुकी कमर उनकी उम्र को छिपा नहीं पा रही थीं। जन्मदिन का सितारा आ गया। जन्मदिन मुबारक। हरिप्रसाद को देखते ही लोग चिल्लाए। सबका शुक्रिया जो मेरे जन्मदिन में आए, हरिप्रसाद ने मुस्कुराते हुए कहा।
उन्होंने गांव वालों को अपने दरवाजे पर देखा और उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। जन्मदिन का उत्सव तो था ही, लेकिन लक्ष्मण को मात देना उनकी खुशी को दोगुना कर रहा था। हरिप्रसाद के घर की चहल पहल के मुकाबले लक्ष्मण का घर कुछ खामोश था। सिर्फ कुछ करीबी गांव वाले मेजें और कुर्सियां लेकर आए। बंगले के सामने की जमीन पर कुछ ही मेजें बिखरी पड़ी थीं। गांव वालों की संख्या कम थी और ये मेजें काफी थीं। लक्ष्मण को गांव वालों के इस फैसले से कोई शिकायत नहीं थी। आखिर बड़े मेहमानों का सम्मान करना गांव की परंपरा थी, लेकिन यह उनका जन्मदिन था और इतना सूना माहौल मन को कचोट रहा था। चिराग गुप्ता को भी लगा कि माहौल कुछ भारी है। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, रवि गुप्ता का परिवार तो हद कर रहा है। खुशी के मौके पर भी टक्कर लेनी है, बस इसलिए कि उनके पास कुछ रसूखदार रिश्तेदार हैं। उसने आगे कहा, जब राहुल बड़ा बनेगा तब हम भी रवि के परिवार से हिसाब बराबर करेंगे, देखते हैं तब क्या करते हैं। राहुल ने चिराग के कंधे पर हाथ रखा और हल्के से हंसकर कहा, शायद उतना इंतजार न करना पड़े। उसी पल गांव के प्रवेश द्वार से गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। 1, 2, 3, एक के बाद एक शानदार गाड़ियां काले रंग की कतार में बढ़ीं। आखिर में वे लक्ष्मण के बंगले के सामने रुकीं। पहाड़ी बस्ती के बंगले के सामने शानदार गाड़ियों की कतार को देखकर रिश्तेदारों और गांव वालों के चेहरों पर हैरानी छा गई। सबकी नजरें रमेश शर्मा, लक्ष्मण शर्मा और बाकी परिवार वालों की ओर मुड़ गईं। लेकिन रमेश और लक्ष्मण भी उतने ही असमंजस में थे। उन्हें क्या पता था कि ये गाड़ियां किसकी थीं। किसी ने धीरे से कहा, क्या ये हरिप्रसाद गुप्ता के रिश्तेदार हैं? ये सुनते ही कई गांव वालों के चेहरों पर हिचकिचाहट उभरी। कुछ सोच में पड़ गए कि क्या उन्हें हरिप्रसाद के घर की ओर जाना चाहिए। भले ही उन्हें इन गाड़ियों के मॉडल और कीमतों की पूरी जानकारी न थी, लेकिन मर्सिडीज और BMW के लोगों को वे पहचानते थे। ये महंगी गाड़ियां थीं, बड़े लोगों की सवारी, इतने सारे रसूखदार मेहमान। तभी गाड़ियों के दरवाजे धीरे धीरे खुलने लगे। सूट बूट में सजे पुरुष, चमकदार कपड़ों में महिलाएं एक एक कर बाहर निकले। उनमें से एक गोल मटोल चेहरा वाला मध्यम आयु का व्यक्ति, जिसके चेहरे पर सौम्य मुस्कान थी, तेज कदमों से राहुल शर्मा की ओर बढ़ा। उसने आदर से कहा, नमस्ते राहुल जी। कुछ समय पहले राहुल ने कुंज भवन की मालिकाना हक लिया था। उस भवन में काम करने वाले प्रॉपर्टी मैनेजर और वहां किराए पर ऑफिस चलाने वाली कंपनियों के मालिकों का एक समूह था। उस समूह में यह व्यक्ति विकास गुप्ता प्रॉपर्टी मैनेजर था। जब राहुल को पता चला कि उसके दादाजी का 70वां जन्मदिन है, उसने कुंज भवन के समूह में निमंत्रण भेजा था। भवन के मालिक के बारे में उत्सुकता पहले से थी और निमंत्रण मिलते ही जो लोग शहर से बाहर नहीं थे या जिनके पास कोई जरूरी काम नहीं था, वे तुरंत चल पड़े। विकास की बात सुनकर बाकी मेहमानों ने भी राहुल की ओर देखा और एक स्वर में कहा, नमस्ते राहुल जी। राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया और परिचय कराया, ये मेरे दादाजी हैं। विकास ने तुरंत लक्ष्मण शर्मा की ओर देखा और बोला, तो आप हैं आज के जन्मदिन के सितारे। राहुल जी ने कुछ न बताया होता तो मैं समझता कि आप उनके चाचा हैं। ये बात भले ही थोड़ी चापलूसी भरी थी, लेकिन उसमें सच्चाई भी थी। लक्ष्मण का स्वास्थ्य अच्छा था और हाल ही में पी गई खास औषधि ने उन्हें और जोश से भर दिया था। उनकी आंखें चमक रही थीं। अब रमेश, लक्ष्मण और गांव वालों को समझ आया कि ये शानदार गाड़ियों वाले मेहमान हरिप्रसाद गुप्ता के लिए नहीं, बल्कि लक्ष्मण शर्मा के जन्मदिन पर बधाई देने आए थे। लक्ष्मण ने उत्सुकता से पूछा, आप लोग कौन हैं? विकास ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे माफ करें, मैंने परिचय नहीं दिया। मेरा नाम विकास गुप्ता है, कुंज भवन का प्रॉपर्टी मैनेजर। लक्ष्मण जी, आपको लंबी उम्र और सौभाग्य की शुभकामनाएं। उन्होंने एक शुद्ध सोने से बना जन्मदिन का आड़ भेंट किया। उसके पीछे एक काले सूट में मध्यम आयु का व्यक्ति आगे आया। उसने एक सुनहरा ताला भेंट किया और बोला, मैं ललित यादव, रीवा कंपनी लिमिटेड का चेयरमैन। लक्ष्मण जी, आपको अच्छी सेहत और लंबी उम्र की शुभकामनाएं। उसके बगल में सफेद शर्ट वाला एक व्यक्ति आया। उसने एक लाल लिफाफा दिया और कहा, मैं जोहान मेहता, यशस्वी कंपनी का चेयरमैन। लक्ष्मण जी, आपको स्वास्थ्य और समृद्धि की शुभकामनाएं। एक के बाद एक मेहमानों ने बधाइयां दी। हर कोई अपनी पहचान और शुभकामनाएं दे रहा था। ये देखकर मौजूद लोगों के मुंह आधे खुले रह गए। उनके चेहरों पर आश्चर्य की लहर दौड़ रही थी। हालांकि गाड़ियों से उतरते समय सबने अनुमान लगाया था कि ये लोग रसूखदार होंगे, लेकिन अब उनकी पहचान सुनकर उन्हें यकीन हुआ कि ये साधारण लोग नहीं थे। ये थे दर्जनों कंपनियों के मालिक जो एक साथ लक्ष्मण के जन्मदिन पर आए थे। ये कल्पना से परे था। जब आखिरी मेहमान ने अपनी बधाई दी, तब लक्ष्मण का मन खुशी से झूम उठा। उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, बढ़िया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए पहले बैठिए, चाय पीजिए, भोज जल्दी शुरू होगा। कुछ मेहमान बैठ गए, कुछ आपस में धीरे धीरे बात करने लगे और कुछ चुपके से आसपास का माहौल देखने लगे। शुरू में उन्हें ये जगह साधारण लगी, एक सामान्य गांव का बंगला। कुछ ने मन ही मन सोचा, क्या ये वाकई कुंज भवन के मालिक का घर है? बहुत साधारण तो है।
तभी रसोई से चाकुओं की छन छन और खाना पकाने की आवाजें आईं। 2 मेहमानों ने उस ओर देखा और उनकी आंखें ठहर गईं। 3 रसोइये अपने चाकुओं को हवा में लहरा रहे थे जैसे कोई जादू हो। उनकी तेजी और निपुणता देखकर मेहमानों की आंखें चमक उठीं। ये मेहमान कोई साधारण लोग नहीं थे, उनकी नजरें तेज थीं। एक झलक में वे समझ गए कि ये रसोइये 4 या 5 सितारा होटल के शेफ से कम नहीं थे। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं था। असली आश्चर्य था सामग्री। दूध से बना सुअर का मांस, अंतरिक्ष में उगाए गए झींगे, शीर्ष गुणवत्ता का वाग्यू गोमांस। और जब उनकी नजर पैकिंग पर पड़ी तो उन्होंने तारांकन महाभोज बाजार तारांकन का लोगो देखा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वे जानते थे कि महाभोज बाजार की सामग्री कितनी महंगी होती है। इसे तारांकन नंबर 1 बाजार तारांकन कहा जाता था। वे खुद वहां 1-2 बार ही गए थे और यहाँ पूरे भोज की सामग्री उसी बाजार से थी। इसका खर्च कितना हुआ होगा? दोनों मेहमानों ने अनायास गला घोंटा। रिया ने देखा कि इतने सारे लोग दादाजी को बधाई देने आए हैं। मेजबान के नाते उसे मेहमानों का ख्याल रखना था। भोज शुरू होने से पहले मेहमानों को कुछ मनोरंजन चाहिए था, जैसे ताश का खेल। लेकिन घर में ताश तो थी ही नहीं। रिया ने इधर उधर देखा और उसकी नज़र पास ही रखी तारांकन हीरे की शतरंज की गोटी तारांकन पर पड़ी। वह तेजी से मेहमानों की ओर बढ़ी और बोली, क्या आप लोग थोड़ी देर शतरंज खेलना चाहेंगे? एक काले सूट वाला मेहमान कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नज़र शतरंज पर पड़ी और वह ठिठक गया। न सिर्फ वह, बल्कि बाकी कई मेहमानों की आंखें भी उसी ओर जमीं। क्या ये हीरे की है? किसी ने संकोच से पूछा। नीली शर्ट वाला एक मेहमान चुप रहा। उसने कांपते हाथों से एक गोटी उठाई और उसे ध्यान से देखा। लंबे समय तक वह उसे निहारता रहा, फिर गंभीरता से बोला, ये हीरे की है, और वो भी सबसे उम्दा क्वालिटी की। ये सुनते ही सभी मेहमानों ने एक गहरी सांस ली। नीली शर्ट वाला मेहमान जौहरी था और उसकी कंपनी आभूषणों का कारोबार करती थी। वह ऐसी चीजों की जांच में माहिर था, उसकी बात पर कोई शक नहीं था। मेहमानों को कुछ अंदाजा तो था कि हीरे का महत्व क्या होता है। कोई इसे कंगन में इस्तेमाल करता, कोई हार में, लेकिन शतरंज की गोटी ये पहली बार देखा था। इतनी गोटियों की कीमत क्या होगी? 1 करोड़, 2 करोड़। ऐसी बेशकीमती चीज को कोई तिजोरी में बंद रखता, चुपके से उसकी तारीफ करता, लेकिन यहाँ इसे आम शतरंज की तरह खेलने के लिए रखा था। तभी रिया के हाथ से